नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव की लड़ाई इस वक्त चरम पर है। चुनाव के बीच एक और लड़ाई इन दिनों बेहद सुर्खियों में है, चाचा और भतीजे की लड़ाई। बिहार में रामविलास पासवान की विरासत को लेकर उनके बेटे और भाई में जंग चल रही है। हालांकि इस जंग ने एक बार फिर से इतिहास को दोहरा दिया है। पहले कई लड़ाइयों की तरह इस लड़ाई में भी भतीजा चाचा पर भारी पड़ा है। चिराग पासवान को बीजेपी का आशीर्वाद मिला और इससे नाराज चाचा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी पार्टी भी टूट गई। एक और विरासत की लड़ाई झारखंड में चल रही है। हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और वहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ सकते हैं। मेल मुलाकातों का दौर जारी है क्योंकि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद इस बात के संकेत है कि महाराष्ट्र के गठबंधन में क्या एमएनएस की एंट्री होने वाली है। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज़्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए मेहमान हमारे साथ कौन कौन है उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले दहाड़ में आज सवाल कौन कौन से शामिल रहने वाले हैं बड़ी बहस में, उनका जिक्र कर देती हूं। पहला सवाल यह है कि बिहार में बीजेपी के लिए हनुमान साबित होंगे क्या चिराग? कुर्सी छूटी, पार्टी टूटी, अब पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा? इधर झारखंड में हेमंत की भाभी क्या भारी जेएमएम पर पड़ने वाली हैं? इधर राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात हुई तो क्या महाराष्ट्र में कोई बात बनती हुई नजर आएगी? और परिवारवादी पार्टियों पर क्या मोदी का परिवार भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार बीजेपी या ये कह ले कि एनडीए अपना कुनबा बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि नारा बीजेपी ने 400 पार कर दे दिया है। धनंजय गिरी जी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम मिश्रा जी जेएमएम की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ ही वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही अगले मेहमान संदेश यादव जी रहेंगे जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन शुरुआत धनंजय गिरी जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं कवर करने के लिए, लेकिन कोशिश करूंगी कि उनको समाहित कर सकूं। और बिहार के साथ शुरुआत करती हूं। कहानी सुनी है बचपन में मैंने कि जब 2 बिल्लियों की लड़ाई होती है तो रोटी छीनकर बंदर ले जाता है। चाचा भतीजे की लड़ाई में क्या बीजेपी अपना सियासी फायदा तलाशती हुई नजर आ रही है? और अगर आप पशुपति पारस को इग्नोर कर पाए तो उसके पीछे की ठोस वजह क्या है कि सब कुछ उठाकर दे दिया चिराग पासवान को और पशुपति पारस हो गए नाराज? नहीं पूर्णिमा जी, ऐसा है कि कोई बंदर और बिल्ली की बात ही नहीं, यहाँ तो देश की बात है। इसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमानस के सदियों के व्यथित दमित आकांक्षाओं के एहसास से उनको मूर्तिमान करने का प्रयास है। और जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो आदरणीय चिराग पासवान जी जो उसके नेता हैं, रामविलास पासवान जी की विरासत है।
रामविलास पासवान जी की विरासत में चिराग जी को वहां का नेता स्वाभाविक तौर पे उनसे जुड़े हुए लोग मानते हैं, और ये तो हमारी विरासत है। हमारे यहाँ एक लगातार चली आ रही परंपरा है कि अगर पुरानी, और ये प्रकृति का नियम है, अगर पुराने पत्ते नहीं हटेंगे तो नई कोपलें कहां से आएंगी, उन्हें कहां से जगह मिलेगी। और भतीजा तो पुत्र समान होता है। पारस जी को भी चाहिए कि बड़ा हृदय दिखाएं। कोई संसार में कोई बेटा, कोई भाई बाप बेटे के सामने नहीं युद्ध के लिए खड़ा होता है, बल्कि अपने आप को अपने हथियार रख देता है। और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि जब बेटे के पांव जूते में आने लगे तो बाप को अपने उसको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और हमारे यहाँ भगवान राम को भी विरासत दशरथ जी ने समय आने पर देने के बाद किया था। और चिराग जी ने भी कहा कि भाई वो मेरे पिता तुल्य है, अगर मैं क्या उनका अपना पुत्र होता है तो थोड़ा बड़ा हृदय रखना चाहिए इस तरह का राजनीति में। और उनके लिए तो परिवार भी है, सिर्फ राजनीतिक विरासत की बात नहीं है। लेकिन असल में तो धनंजय जी, हनुमान जी ने अपना बड़ा सीना चीर कर दिखाया था ना, राम और सीता उसमें बसे हुए थे। लेकिन यहाँ तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। यहाँ दिक्कत तो यही है। मैंने पूछा कि आपसे आधार क्या, पशुपति पारस को एकदम आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया क्या? अगर मैं बहुत आगे की नहीं सोच रही हूं और आपकी रणनीति को मैं भेद नहीं रही हूं, क्या सीधे सीधे अब ये कोशिश है कि चिराग पासवान को सिंबल भी मिल जाए? पार्टी उधर पशुपति पारस की पूरी तरीके से टूट चुकी है, 5 सीटें आपने दे दी हैं, जो उनके साथ 4 थे वो भी अब आ गए चिराग पासवान के साथ। सीधे सीधे सिंबल ही मिल जाए चिराग पासवान को और आगे की सारी दिक्कतें खत्म। नहीं, देखिए कल क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी राजनीति में तर्पण अर्पण समर्पण, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक सुचिता की भी बात होती है, उसकी भी बात होती है, त्याग तपस्या की भी बात होती है। चिराग जी और कोई पद की बात थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, चिराग पासवान जी की पार्टी को छोड़ दीजिए, पारस जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। करोड़ों कार्यकर्ता यहाँ है। तो क्या सारे टिकट की आकांक्षा में, सारे पद की आकांक्षा में, जिन्होंने जीवन को होम कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया भारत के भी उन्नयन के लिए, भारत के विकास के लिए। हम तो इसी संस्कार के साथ पैदा हुए, इसी संस्कार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता इसी संस्कार के साथ आगे बढ़ता है। दल नहीं, देश के लिए, वैश्विक शांति के शाश्वत सनातन भारतीय धारा के संकल्पित क्रियान्वयन के लिए, संस्थात्मक अवदान करने के लिए, मां भारती के लिए मुदित प्रफुल्लित सुस्थिर सुमस्थिर सशक्त समर्थ भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता स्वयं को होम करता है। अब ये पद, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात थोड़ी है हमारे लिए। पद कोई चीज नहीं, पदाभिमुख चिंतन के हम लोग अनुयायी रहे। अब बात यह है कि अगर चिराग जी के साथ उनके जनमानस है, लोग उनके साथ खड़े हैं, तो पारस जी को स्वयं उनको मार्ग देना चाहिए। और किसी को इग्नोर नहीं किया गया है, उनको बात किया गया है, उनसे कहा गया है कि आप किसी अन्य दायित्व की भूमिका में आ जाइए। उन्होंने अन्य दायित्व को, भूमिका को जैसे मुनासिब समझा, नहीं समझा, ये उनका प्रोरोगेटिव, उनका निर्णय है। और चिराग जी लंबे समय तक राजनीति में बिना किसी पद के भी रहे। उनको पार्टी ने न कोई मंत्री बनाया, न कुछ दिया, लेकिन वो अपनी निष्ठा के साथ, विचारधारा के साथ, वैचारिक बल के साथ जुड़े रहे। अगर आपको कोई पद नहीं मिला और आप चले जाए तो इसका मतलब वैचारिक बल में कोई ना कोई कमी रही होगी। अगर कोई पद से ही सिर्फ चिपका रहे और पद ही उसको लाने का माध्यम हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। यानी कि बहुत सोच समझकर इस रणनीति पर आपने काम किया है, जैसा कि मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पासवान वोट बैंक 5.3 का, बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस 19.65% का नजर आता है, जो जाहिर है कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूती के साथ अपने पाले में लाना चाहती है। ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। ज्योति जी, बीजेपी का यह बढ़ता हुआ कुनबा, आप राज्य दर राज्य देख लीजिए, लगातार इनकी कोशिश है कि पार्टीज को अपने साथ लेकर आए। एक तरफ इन्होंने 400 पार का नारा दे दिया है, दूसरी तरफ बिहार सेंट्रिक, अगर मैं आप ही से बात करूं, तेजस्वी यादव के कंधे पर अपने आप को ले जाते हुए बिहार में कितनी मजबूती के साथ इस वक्त आप खड़े देख रहे हैं? ज्योति जी, पहुंच पा रही है मेरी आवाज आपसे? ज्योति जी, आपको एक बार फिर से मैं कनेक्ट करती हूं। और कंचना यादव, इसी पर प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि बिहार की राजनीति बड़ी जबरदस्त इस वक्त गरमाई हुई है। एक तरफ चाचा भतीजा, उसमें चाचा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव बड़े दुखी मन से कह रहे थे कि अरे नीतीश कुमार एक बार तो बता देते जाने से पहले। लेकिन इन सबके बीच में बिहार में महागठबंधन अपनी पोजिशनिंग को कहां देख रहा है, क्योंकि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है लगातार। ये कैसा कुनबा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। पहले घर को तोड़ो, चाचा और भतीजा को अलग कर दो, चाचा को यूज करो, फिर चाचा को सड़क पर छोड़ो। ये तो इनकी रणनीति है।
और आज जब भतीजे की बारी आई, भतीजे का उपयोग करेंगे, फिर धीरे धीरे उस पार्टी को भी खा जाएंगे। इन्होंने ऐसा सिर्फ बिहार में नहीं किया, महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। वहां पर भी चाचा भतीजा को इन्होंने लड़ाया, पार्टी तोड़वाया, सिंबल बंटवा दिया कि वो ओरिजिनल सिंबल उनके पास है। तो इनकी ये रणनीति है, ये बहुत ही गंदी रणनीति है जो एक परिवार में दरार डाल सकती है। जो परिवार में दरार डाल सकती है वो देश को क्या छोड़ेंगे ये लोग। तो अभी क्या कह रहे थे ये कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, इसलिए उनको जाना चाहिए। अभी आप वंशवाद राजनीति के खिलाफ भी बोलोगे, आप ही बोलोगे यहीं पर बैठे बैठे, और कहोगे अन्य पॉलिटिकल पार्टियां तो परिवारवाद करती हैं। आपने भगवान राम का भी नाम ले लिया और दशरथ के पुत्र बोले कि विरासत में उनको भी दे रहे। आपको शर्म नहीं आती? भगवान राम को भी आप परिवारवाद के घेरे में लेकर आ रहे हैं और यही अभी परिवारवाद पर बोलेंगे। तो इनका साफ साफ शकल चेहरा सबको दिख जा रहा है। तोड़ो फोड़ो, वोट लूटो, करो, लेकिन देश के हित में कोई बात न करो, युवा के हित में कोई बात न करो। काम के बारे में तो पूछो ही नहीं कि 10 साल में इन्होंने क्या किया हुआ, देश को क्या दिया हुआ। बस नारे गढ़ लेंगे, नारा रटेंगे, टीवी पर बैठकर बक बक बोलेंगे और अपने ही जो 90% कंचना जी बक बक बोलने जैसे शब्द, क्योंकि आप जब लास्ट डिबेट में बैठी थी तो दूसरे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से भस्मासुर का इस्तेमाल किया गया था लालू प्रसाद यादव के लिए, तो आप बहुत ऑफेंड हो गई थी। तो इसीलिए कोई बकबक करता है प्रवक्ता इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल ना करे फ्लो में। नहीं कंचना जी अपनी बात रखें, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे। धनंजय जी इनका जवाब देना चाहेंगे? धनंजय जी जवाब देना चाहेंगे इनका? देखिए ऐसा है कि अगर बात योग्यता की अगर है तो इनके यहाँ क्या है भाई, परिवारवाद का तात्पर्य क्या है कि पहले पिताजी बने, उससे फार खाली हुआ तब माताजी बनी, उससे खाली हुआ तब बेटा बना, वो भी नौवा फेल। और इनके पास इनसे आप क्या संस्कार की उम्मीद करते हैं? इनसे भी आप संस्कार की उम्मीद करती हैं? इन लोगों से संस्कार की उम्मीद करती है? मर्यादा की बात आप लोग मत करिए। भगवान राम को आपने विरासत कर दिया, भगवान राम को भी आपने विरासत कर दिया, भगवान राम विरासत करते हैं, भगवान राम को भी छोड़ा। ऐसे तो आप लोग बात करते हैं नेशनल चैनल पर, है ना? नहीं कंचना जी ये खींच किस बात की है? ये खींच किस बात की है? तेजस्वी यादव आप उतनी मजबूती के साथ है नहीं क्या कि महागठबंधन को एक किक दे सके बिहार में? ये खींच किस चीज की है? नाराजगी किस चीज की है? अपनी तैयारियों पर बात कीजिए। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है। आप बताइए, आपके साथी आपसे छिड़क रहे हैं, नीतीश कुमार चले गए, नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट परसेंटेज है, आपको पता है। तेजस्वी अकेले भाप लेंगे क्या? उनको अपने साथ लेकर चल पाएंगे? कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, बताइए इनसे कौन खुश है? आज हर कोई बगावत किया हुआ, लेकिन बगावत को ये लोग नाराजगी का नाम दे देंगे, कहेंगे नाराज हैं जी हम तो मना लेंगे, लेकिन हमारे में कहेंगे तो ये तो एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है जो बिहार में साफ साफ आ गया और दिखाता है कि 40 सीटें ये बिहार में हारने जा रहे हैं और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जो है 40 सीटें बिहार में जीतने जा रही है। धनंजय जी जल्दी से क्विक रिएक्शन आपका, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से। अभी आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जोकर दल जैसा मुझे लग रहा है, जिसकी संख्या 0 है और वो कह रहा है कि 40 सीटें जीतेंगे। अरे खुद की खबर नहीं, खुदा का एड्रेस दे रहे हैं। ये जोकराई बंद कर दीजिए बहन। लालू यादव को बिहार में लोग जोकर ही कहते थे, लालू यादव बिहार में जोकर ही कहते थे और वो जोकर खा गए। वो जोकर ने जोकर खा लिया पशुओं का जोकर खाने वाले जोकर लालू यादव ने बिहार को किस ठोकर में छोड़ा है? हुआ करती थी आपकी सिर्फ पार्लियामेंट में। अरे थोड़ी सी तो सद्बुद्धि से बात करिए, का मतलब जोकर हो गया। नहीं, लेकिन आपने मेरी बात का कंचना जी जवाब नहीं दिया। इधर गोल मोल घूमने की कोई बात नहीं है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था आपसे, लेकिन अब मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगी। मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था आपसे, क्योंकि आप ये जानती हैं कि जब बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली थी तो उसमें एक बड़ा वोट बैंक आया नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार अब है नहीं, जा चुके हैं बीजेपी के पास। तो तेजस्वी अपने बल पर क्या गठबंधन को मजबूती दे पाएंगे? ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। बहरहाल मैं लौटती हूँ। ज्योति कुमार सिंह जी आपके पास आते हुए, क्योंकि इंडिया अलायंस आ रही हूँ। धनंजय जी थोड़ा समय दीजिएगा, कंचना जी जरा रुकिए, बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना होगा प्लीज। मैम ज्योति कुमार सिंह जी, कुल मिलाकर ये 400 पार और उसके बाद बीजेपी का जो कुनबा बढ़ाने का तरीका अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि पार्टियों के अंदर नाराजगी इतनी है कि सब छोड़ कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं।
कांग्रेस की पेशानी पर क्या ये चिंता का बल नहीं दे रहा कि तारीखों का ऐलान हो चुका है वोटिंग के लिए और उससे पहले लोग छिटक कर बीजेपी के पास जा रहे हैं जो उनको मजबूती देंगे चुनाव में? अपने एंकरिंग में ही बताया कि रामविलास पासवान और उनके जो भाई और उनके बेटे दोनों की लड़ाई की बात की, दोनों में डिफरेंसेस की बात की। एक एनडीए के साथ रह गया और एक चला गया। तो जहां तक आप बात कर रहे हैं छोड़ने की बात इंडिया गठबंधन से, तो आपने खुद ही बताया कि एक धड़ा वहां से निकल गया, तो ये बात गलत हो जाती है। अब बात यहाँ पर यह है कि देखिए, जब एनडीए जो अपना मकसद साध रही है 2024 के लिए, तो उस मकसद में बेसिकली वो जो अपना सोशल इंजीनियरिंग देख रही है वो उस हिसाब से देख रही है जो कर्पूरी जी का जो अभिनव नीति था, जिसमें कि उच्च ओबीसी और निम्न ओबीसी, इसमें कि निम्न ओबीसी 36% और 27% उच्च ओबीसी में आते हैं, जिसमें कि निम्न में नाई, तेली, लोहार, कुम्हार, कहार ये सब आ जाते हैं। उच्च में यादव, कुर्मी, कोयरी ये लोग आ जाते हैं। तो अब देखिए, अब जब इन बातों को ये सोशल इंजीनियरिंग के तहत जब साधने का प्रयास कर रहे हैं एनडीए, तो इंडिया उस गठबंधन तो आगे है ना। अब इनका जो सीट का शेयरिंग हुआ, पूर्णिमा जी आप देखेंगे ध्यान से, सीमांचल में केवल एक सीट इन्होंने लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, अररिया का। उसके बाद आप जितना देखें, आप भागलपुर, बांका, मुंगेर, किशनगंज, कटिहार, जितना ये सब एरिया आप देखेंगे, आपके पास सारा डाटा होगा, ये सारा जेडीयू ने लिया। अब आप देखें पूर्णिमा जी, अगर थोड़ा सा भी बिहार का आपको इसका थोड़ा सा पता है, तो आप देखेंगे इसमें बीजेपी और एनडीए अलायंस तो कहीं दिखेगा ही नहीं, कहीं सवाल ही नहीं पैदा है। और जहां तक नीतीश कुमार जी अपना एक जो अपना कैरेक्टर बना रखे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्टिफिकेट एक बार नहीं 1000 बार दे चुका है, पलट जाने का, दिमाग ठीक नहीं होने का, वो सारी बातों का लोगों में नीतीश कुमार का जाना आपके लिए डेंट है। आप मानिए ना, आप सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला नीतीश कुमार कहते कहते थक गए कि भाई सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लीजिए। इस इंतजार में बेचारे रुकते रुकते चले गए, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया, लेकिन अभी तक हर जगह पर आप सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत आ नहीं पाए हैं। तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तो दिक्कत कांग्रेस के लिए भी रहा है ना, अगर बीजेपी के लिए रहा, और खास तौर से बिहार में। महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में जैसी टूट देखने को मिली, ओवरऑल गठबंधन के लिए तो समस्या है ना, जब सामने वाला 400 पार का टारगेट लेकर चल रहा है। तो अब आप अपने मन से 543 कर लें तो उसका तो कोई बात नहीं है ना। जनता चाह रही है, जनता चाह रही है इंडिया गठबंधन को, और जनता चाह रही है एनडीए अलायंस को 200-150 सीट से नीचे। ये आप कुछ बोले और भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट को तो आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 200 से नीचे जाएगी बीजेपी? हाँ, ये हम बोले, आप इसको कोट कीजिए, आप इसको कोट करें ना। कोट कर रही हूं मैं इसको कोट कर रही हूं। आप नहीं बोल रही हैं ना। कांग्रेस के प्रवक्ता ने नेशनल टेलीविजन की डिबेट में कह दिया कि 400 पार शिगुफा है और बीजेपी रहेगी 200 के नीचे। बिल्कुल, उससे भी कम रहेगी, उससे भी कम रहेगी। 150 कर रहे हैं आप, 150 से 200 के बीच में रहेगी, आप कह रहे हैं 400 पार खत्म है इनका। गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी 2024 में। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, चर्चा तो हम ही लोग करेंगे, कौन जीता कौन हारा। धनंजय जी, इस पर 10 सेकंड की प्रतिक्रिया, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। 150 से 200 पर सिमट जाएंगे आप, 400 पार कहते रहिए, आपके मन से कह ले लीजिए 500 550 चले जाएंगे हम तो। पूर्णिमा जी, अरब के एक बड़े आलिम जुन्नैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं, वो खुदा का पता बताते हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता अगर 150-200 भी बताते हैं तो उनके लिए बड़ी चीज है, क्योंकि वो 40 की स्थिति में नहीं है, वो डबल डिजिट में आए कि नहीं, समस्या उनके साथ वहां है। कांग्रेस की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है कि तृणमूल कांग्रेस की सीटें ज्यादा आएंगी कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा आएंगी। समस्या वहां पर है, क्योंकि उनके कांग्रेस के सिर्फ 3 स्टेट में, उनके 70% सीटें सिर्फ 3 स्टेट में, एक पंजाब, एक केरल और तीसरा तेलंगाना। तेलंगाना में स्थिति उनकी खराब होती जा रही है डे बाय डे। तमिलनाडु में उनकी स्थिति डे बाय डे खराब होती जा रही है। केरल में उनके साथ अलायंस कम्युनिस्ट के साथ अभी तक नहीं बन पाया है, और पंजाब उनके हाथ से जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने अलायंस सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो जानती थी कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें वो ला सकती है। तो कांग्रेस की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है, कांग्रेस कहीं चर्चा में ही नहीं है। कांग्रेस एक समय होता था, अब शेष हो गया। इस चुनाव के बाद उसका शेष आपको नहीं मिलेंगे। तो बेचारे इतनी सीटें भी बोलते रहे, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ज्योति जी कांग्रेस का डबल डिजिट में आ जाए, इनकी संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। तो मतलब क्या बोले, इससे ज्यादा क्या बारे में बात कर दी, आपकी बात करते करते ये कह रहे हैं आप? उनकी वो सोच ही नहीं पा रहे वहां तक।
वो राष्ट्र को वो सोच ही नहीं ठीक है, सकते थे कि ठीक है। 11वीं अर्थव्यवस्था नीलम जी आपके 5वीं पास बनेगी। आती हूँ, वो सोच वरुण ही जी नहीं भी इस सकते थे वक्त कि हमारे 40 साथ तक हैं। ध्रुव पर आप जाया दोनों जाएगा। मेहमानों के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन संदेश यादव जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरएलजेपी के प्रवक्ता इस वक्त स्टूडियो में वो मौजूद है। संदेश यादव जी आपका स्वागत करते हुए, अभी अभी नीचे खबर चल रही है कि पटना पहुंच चुके हैं पशुपति पारस, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया से उन्होंने कोई चर्चा नहीं की और यह भी बता दिया कि मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब पशुपति पारस हाजीपुर से 8 बार के सांसद जी, अब उनकी राहें क्या आरजेडी के साथ, विपक्षी गठबंधन के साथ जुड़ रही हैं? नाराजगी को उनको कैसे नजरअंदाज बीजेपी ने कर दिया या उनकी नाराजगी को बहुत हल्के में ले लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को ऐसे शुरू करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से आरएलजेपी का अलायंस रहा, लोक जनशक्ति पार्टी का अलायंस था। और हम जब से पारस जी अध्यक्ष बने और केंद्रीय मंत्री के रूप में थे, वो निष्पक्ष, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सबसे ईमानदार सहयोगी रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे बात नहीं की, उनसे ये चर्चा नहीं की कि सीट का बंटवारा होगा तो उसमें हमारी क्या भूमिका होगी। चिराग पासवान ने एक माहौल बनाया, एक माहौल पूरा क्रिएट कर दिया गया, पूरा एक मैनेजमेंट प्लान किया गया, उस मैनेजमेंट के हिसाब से सारी चीजें प्लान हुई और भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि सब कुछ अब क्लियर हो गया, सब कुछ चिराग के हाथ में है तो चिराग को दे देना चाहिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाजीपुर की सीट का असली उत्तराधिकारी कौन है। माननीय हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवित रहते हुए उस सीट से पशुपति कुमार पारस जी को सांसद बनाया और उनको चुनाव लड़ाया। तो उत्तराधिकारी कैसे तय होता है इस देश में? पिता का बेटा उत्तराधिकारी होता है, वो समझ में आता है, लेकिन वो सीट उन्होंने अपने रहते हुए हाजीपुर की उनको दी, क्योंकि हाजीपुर में शुरू से लेकर अंत तक सारी मेहनत उन्होंने की। उनका संगठन था। विल थोड़ी हो गई कि हमने लिख दिया है अपना ये सब कुछ अब पशुपति पारस के नाम। पशुपति पारस को खुद अभी धनंजय जी कह रहे थे कि उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भाई 8 बार के सांसद रह चुके हैं, अब उनको चिराग पासवान को मौका देना चाहिए। भतीजे से भला कैसी लड़ाई चाचा? तो चिराग पासवान जिस जमुई की सीट से 2 बार से सांसद थे, पिछले 10 साल लगभग होने जा रहे हैं, वो सीट से सांसद थे, तो वो उसको छोड़ के हाजीपुर क्यों भागना चाह रहे थे? जब उनको पता है कि चाचा उनके वर्तमान सांसद हैं, तो सबसे बड़ी दावेदारी किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं की, उनसे चर्चा नहीं की। उनको बुलाकर बिठाकर बात करनी चाहिए थी कि हम हाजीपुर पर ये काम करने जा रहे हैं, आपकी हमारी इसमें संतुष्टि चाहिए, आप बड़ा दिल दिखाइए, आप अपने भतीजे को आगे करिए। ऐसी चर्चा भाजपा के नेताओं ने उनसे क्यों नहीं की? सबसे बड़ी बात यह है कि एक पूरा व्यक्ति, एक इतना बड़ा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके भारत सरकार के साथ एनडीए में गठबंधन में कैबिनेट का मंत्री, उससे चर्चा करना जरूरी नहीं तो समझा। आप क्या नाराज हैं? तो जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव से नाराज? मिलने? देखिए, ये ज्वाइन करेंगे आरजेडी? ब्रेक कर दीजिए सर, खबर अभी मैं चलवा देती हूँ। ये निर्णय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और हमें अभी तक इसके लिए उन्होंने अधिकृत नहीं किया है कि हम आरजेडी के साथ जा रहे हैं। निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे ना? उन्होंने कहा कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा चाहे जो हो जाए। तो निर्दलीय लड़ेंगे या जाएंगे लालू प्रसाद यादव आरजेडी से मांगेंगे वो सीट? हम नवादा भी लड़ेंगे, हम समस्तीपुर भी लड़ेंगे, हम तीनों की तीनों सीट पे लड़ेंगे। और किसके साथ लड़ेंगे? आपके 4 तो चले गए इधर। हमारे साथ 3 सांसद हैं ना, पशुपति कुमार पारस जी के साथ प्रिंस राज जी हैं, चंदन सिंह हैं, तीनों सांसद हम लोग लड़ेंगे, चाहे हम आरजेडी के साथ जाएं चाहे हम निष्पक्ष लड़ें। ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। दरवाजे खुले हैं, जो उनको समझ में आएगा, जो बातचीत से जो ऑफर उनको समझ में आएगा उस पर कार्य करेंगे, वो उनका अपना निर्णय है। यानी कि ऑफर मिल रहा है, बातचीत से जो समझ में आएगा। धनंजय जी, इस पर 20 सेकंड की प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी और उसके बाद नीलम मिश्रा जी और वरुण पुरोहित जी आपके पास आऊंगी। धनंजय जी, कल्चर खत्म हो गया क्या बीजेपी में? आकर बैठकर बात करें, बुलाएं, या वही पर्ची सिस्टम चालू हो गया है कि ऊपर से आदेश आ गया अब इसको लागू करवा दिया जाए? देखिए, भारतीय चिंतन धारा का प्रचार, राष्ट्रवाद की हुंकार, भारत के शौर्य का गान, भारतीय ज्ञान का वैश्विक विस्तार और भारतीय संस्कृति के लिए ही सजग सबल समर्थ कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज भारतीय जनमानस के बीच भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। और हम लोग लगातार संवाद प्रक्रिया में रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि संवाद प्रक्रिया नहीं हुई हो, लेकिन अगर क्या हुआ है नहीं हुआ है तो उच्च स्तर की बात है, पारस जी की बात है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की बात है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, आप देखिए, अभी तक कोई व्यक्ति बाहर आकर के किसी ने ये नहीं कहा, पारस जी ने भी खुद कहा कि प्रधानमंत्री के नहीं, पशुपति पारस अभी ये कह रहे हैं, सुनिए धनंजय जी, खबर चल रही है अभी पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के साथ और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और आप ये भी समझिए कि अगर 5.31% का पासवान वोट बैंक है, तो अगर पशुपति पारस चले जाए लालू प्रसाद यादव से मिलने, आरजेडी उनको ले ले, अगर मान के चलिए, तो आपका ये वोट बैंक तो कटेगा ना सीधे सीधे। देखिए, हमारे लिए वोट बैंक नहीं, हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए गोल्डन वर्ड्स हैं।
जिसमें हम किसी जाति, धर्म, मत, पदम, संप्रदाय को नहीं बांटते हैं। ये माई बाप, भाई बहन, बेटा बेटी की पार्टी थोड़ी ना है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए गोल्डन वर्ड्स हैं, जो आने वाली पीढ़ियां उस मंत्र पर मंत्रणा करेंगी कि कोई ऐसा भी विचारक, कोई ऐसा भी सोच, कोई ऐसा भी चिंतक इस धरती पर आया था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, लेकिन सबका विश्वास आपने तोड़ा ना। आपने धनंजय जी कौन सा सबका विश्वास रखा? आप बताइए, सबका साथ सबका विकास की आपने बात की, तो सबका विश्वास कहां चला गया? आपकी कैबिनेट में अकेले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, आपने उनके साथ कौन सा विश्वास दिखाया? आपके नेताओं ने उनसे बैठ के बात क्यों नहीं की? अगर आप इस प्लानिंग पे काम कर भी रहे थे तो आपको एक बार उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। सबका विकास, सबका साथ तो समझ में आता है, विश्वास कहां गया? ये तो विश्वासघात हो गया। आप समय के हिसाब से चीजों को पलट रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि हाजीपुर जो है, पशुपति कुमार पारस कोई राजनीति के नए नेता नहीं है, वो 40 साल 50 साल की राजनीति का अनुभव है। आपका एनडीए का लिया गया निर्णय, आपको एनडीए का भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हुआ वो आपको देर से समझ में आएगा कि सबका साथ और सबका विकास क्या होता है। अगर हमारे अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम वहां से लड़ेंगे तो लड़ेंगे। आज से 5 दिन पहले, धनंजय जी सुनिए, आज से 5 दिन पहले मेरी बात सुनिए आप, आज से 5 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय नेता ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं जब तक पार्टी की सीट आधिकारिक रूप से डिक्लेयर नहीं हो जाएंगी तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। उसके बाद 5 दिन के बाद आज उन्होंने इस्तीफा दिया। 5 दिन से आपका विश्वास कहां था? आपने क्यों उनमें विश्वास नहीं दिखाया? आपने बैठ के उनसे बात क्यों नहीं की? आपके शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने उनको क्यों नहीं बुलाया बात करने के लिए? आपने पूरी प्लानिंग के तहत, माहौल को देखते हुए, एक रैंडम सिस्टम को देखते हुए, एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को देखते हुए डिसीजन ले लिया कि पारस जी की राजनीति पुरानी हो गई है। जो व्यक्ति हाजीपुर की जनता के साथ 40 साल से ज्यादा जुड़ा है, जिसका दलित सेना का संगठन नाराजगी बरकरार है, आप विश्वास तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने विश्वास ये नकार नहीं सकते कि नाराजगी को आपने खत्म कर दिया, नाराजगी को एड्रेस नहीं किया गया है और इसीलिए गिले शिकवे इस समय डिबेट के दौरान इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं, एड्रेस नहीं किया गया इसको। पूर्णिमा जी, अगर कोई ऐसी बात है तो उस पर चर्चा की जाएगी, विचार किया जाएगा और हमारा केंद्रीय नेतृत्व सजगता से इस पर विचार करेगा। लेकिन जो बात आप कह रहे थे, जो आप बात आप कह रहे थे, जब इस्तीफा दिया धनंजय, तो उस समय भी ये कहा उन्होंने कि मेरी श्रद्धा जो है भारत के प्रधानमंत्री के साथ है, मैं उनके साथ काम किया हूं, मैं पूरी ईमानदारी से उनके साथ काम किया हूं। मैं लौटती हूं आपके पास, मैं लौटती हूं धनंजय जी, मैं लौटती हूं आपके पास, संदेश जी मैं लौटती हूं आपके पास, डॉक्टर नीलम मिश्रा और साथ ही वरुण पुरोहित जी भी हमारे पास है। नीलम जी, आपके साथ शुरू करते हुए और उसके बाद वरुण पुरोहित जी, चाहूंगी कि ये जो अलग अलग राज्यों में जो खींचतान मची हुई है, इसका जरा एक बेहतर एनालिसिस आप मुझे करके दिखाएं कि समझ में क्या आ रहा है 24 लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन उससे पहले नीलम मिश्रा जी, ऐसा क्या हो गया कि सीता सोरेन आपसे छिटक गई इतने दुखी मन के साथ? एक पत्र लिखकर उनकी नाराजगी पहले भी नजर आई और ये जेएमएम में सब जानते हैं कि कल्पना सोरेन के नाम से उनको लगातार दिक्कत थी, लेकिन आप भी अपनी पार्टी में अपने परिवार के व्यक्ति की नाराजगी को एड्रेस नहीं कर पाए और कहां चली गई वो? उसी कुनबे में, जिस कुनबे की अभी हम बात कर रहे हैं, जो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीता सोरेन जी का जाना वाकई एक आश्चर्यजनक बात है। हम लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि एक पार्टी की इतनी वरीय और इतना मान सम्मान उनको मिला। 3 बार की विधायक रह चुकी है वो, जामा विधानसभा से वो लगातार चुनाव लड़ी है, उसके बावजूद भी अचानक भाजपा में जाना, ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से भाजपा जो है वो दबाव की राजनीति करती है और किस प्रकार से परिवार तोड़ो, पार्टी तोड़ो की राजनीति। कौन सा दबाव मैम, कौन सा दबाव नीलम जी? देखिए भाजपा का नियत क्या है, नियति क्या है, ये किसी से छुपानी है। ये दबाव कई तरह का दबाव रहता है। कैसा दबाव है जरा बताइए तो सही। आप जिस सम्मान देने की बात कर रही हैं, आप जिस सम्मान देने की बात सीता सोरेन को कर रही हैं, झारखंड में जब पूरी सियासी उथल-पुथल मची हुई थी, उस दौरान उस खबर को कवर करते हुए सीता सोरेन की नाराजगी का एक बयान हमने टेलीविजन पर चलाया है। आप उनको वो सम्मान नहीं दे पाई जिसके लिए अभी आप बात कर रही है कि हमने उनको इतना सम्मान दिया, उनको वो सम्मान महसूस ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी का महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये कैसे तय होता है नीलम जी कि महत्वाकांक्षा ज्यादा है या कम है और कितनी होनी चाहिए? ये कैसे तय होता है? अगर
अगर सीता सोरेन जेएमएम में रहते हुए अपने लिए महत्वाकांक्षी नहीं होंगी तो बीजेपी में जाकर होना चाहिए उनको। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ ना, आप मेरे जवाब तो पूरा सुन ही नहीं रही हैं। आप मेरा जवाब तो पूरा सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि सीता सोरेन जी को अगर सम्मान नहीं था तो इतने दिन पार्टी में कैसे रही? 3 बार वो जामा विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। दुर्गा सोरेन जी के जाने के बाद उनको घर में जो मान सम्मान इज्जत मिला है वो सब जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा झारखंड जानता है। उनकी बच्चियों का जो देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा जिस लेवल का दिया गया, आज भी वो गुरुजी के यहाँ वो लोग आना जाना करती है। अभी आपका 2 दिन पहले की बात है कि सब वो लोग गुरुजी के साथ वहां पर थी। तो ऐसा नहीं है। अब क्या कारण है आपको? अभी हाल ही में मालूम होगा कि अभी कोर्ट का एक निर्णय आया, सीबीआई का जो मामला चल रहा है। लेटर पढ़ा आपने? बात होता है, सीता सोरेन का लेटर पढ़ा आपने? बिल्कुल। उस लेटर में उन्होंने अपने स्वर्गीय पति का जिस तरीके से जिक्र किया, उनके योगदान का जिक्र किया पार्टी में, आपने वो पढ़ा? पूर्णिमा जी सुनिए, कोई भी पार्टी छोड़ता है तो पार्टी पे कई तरह का एलिगेशन लगा करके ही छोड़ेगा। आप अगर ये चैनल छोड़ेंगी ना, ठीक तो है, भी आप यही कहेंगे कि ये चैनल में मुझे ये दिक्कत, दुआ करिए ऐसा ना हो मैम, मुझे दुआ करिए ऐसा ना हो, टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, दुआ करिए कि ऐसा ना हो। लेकिन चलिए खैर, मुझे लगता है कि राजनीति को और हमारी नौकरी को जोड़ना ठीक बात नहीं है। दोनों बड़ा अलग अलग तरीके से चलती है नीलम जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर भाजपा सोचती है कि तोड़ देगी, सीता सोरेन जी, देखिए सीता सोरेन जी एक सम्मानीय नेता थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनको बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, उनका जाना सही में ठीक है। चलिए, ये आपके लिए नुकसान का सौदा है या बीजेपी के लिए फायदे का सौदा, ये तो आप लोग तय करिए। लेकिन उनके लेटर से मैम बहुत कुछ क्लियर और एस्टैब्लिश होता है। अब आप ये कह लीजिए कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी इसीलिए एलिगेशंस लगा दिए, वो आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है और मैं उसमें इंटरवेन नहीं करूंगी। लौटती हूँ नीलम जी आपके पास। वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हैं और माफी चाहूंगी, आपके पास पूरे आधे घंटे बाद मैं आ पा रही हूँ। लेकिन मेरा सबसे उससे पहले चर्चा करने की का जो रीजन था वो ये था कि जरा ये इसको समझा जाए। अब मैं आपसे स्टेट वाइज जिक्र करूंगी और सबसे पहले बिहार की राजनीति को इस तरीके से समझना चाहूंगी कि वहां पर चाचा भतीजे की लड़ाई और उसमें बीजेपी का चिराग पासवान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, पशुपति पारस का नाराज रहना और मुमकिन है कि वो गठबंधन का हिस्सा हो जाए, पासवान वोटर्स, बैकवर्ड वोटर्स और अति पिछड़ा वर्ग वोटर्स, इन सब पर क्या वोट काटते हुए ये इंपैक्ट करेंगे बीजेपी के 400 पार के नारे को या उनको मजबूती देंगे? देखिए पूर्णिमा जी, एक प्रॉपर्टीज एंड नेचर होता है पॉलिटिकल एलिमेंट। आजकल जो पार्टियां हैं इनका पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, वोकैबुलरी में भी, इंटरप्रिटेशंस में भी। और जो आप बिहार की बात करो, भतीजा पॉलिटिक्स, तो मायावती हो, अखिलेश हो, ममता दीदी हो, शरद पवार हो, आप सारे देश में देख रहे हो भतीजा पॉलिटिक्स। ये देश जो ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। अपन ये बार बार बात कर रहे हैं विरासत विरासत, अरे भाई राजनीति में विरासत नहीं होती है, सामाजिक जीवन में तो विरासत होती है, राजनीति में किस बात की विरासत? अगर ये राजनीति में भी सोशल जो हमारी सक्सेशन होता है उसको अगर आप बात करते हो तो डेमोक्रेसी उस समय तितर बितर हो गई। जवाब संदेश ही देंगे। हाँ, अब रही आप बिहार की बात करो, देखिए जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस की मैंने बात की, भारतीय जनता पार्टी को जब तक पारस पासवान जी से पॉलिटिकल कन्वीनियंस थी, उनका यूज लेना था वो ले लिया। अब चिराग पासवान में नजर आ रहा होगा तो ये तो पॉलिटिक्स है, कोई भजन करने तो कोई आया नहीं। अगर आप अपनी जो आपकी जो वैल्यू है, पॉलिटिकल वैल्यू बना के रखते हो तो दूसरी पार्टी आपको आपकी जो है आपकी गेनिंग पावर रहती है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप अब ये कह रहे हैं विश्वासघात, अरे भाई आपको पता है पॉलिटिक्स है, भजन करने थोड़ी आए हो आप अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, अपनी पॉलिटिकल वैल्यू बना के रखते हैं। तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम देखा पूरे देश में किया है। मैं किसी के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जा रहा किसी पार्टी की, मोदी जी ने परिवारवाद पे लगातार अटैक किया है और ये परिवारवाद है। उससे हो सकता है बीजेपी भी आज भिन्न नहीं रही जैसे अटल जी अडवाणी जी के टाइम की, लेकिन एक कम से कम उन्होंने संदेश दिया। आप देखिए स्टेटों में 2-3 बार के मुख्यमंत्री को टिकट भी काट के ऑर्डिनरी कार्यकर्ता को दे दिया। तो इसका जवाब कंचना जी आपसे लूंगी, तैयार रहिएगा। पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि परिवारवाद हो गया, ये तो सक्सेस एक्ट की बात करने लगे। सोशल कोई फैमिली थोड़ी है पॉलिटिक्स जो जनता चाहेगी। जनता इस कदर परेशान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये परिवारवाद, फिर तो हर मेरे परिवार आपके परिवार भी यही करने लग जाएंगे, तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम या डेमोक्रेसी कहाँ रही? ये सोचने का बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको सब पार्टियों को सोचना चाहिए। आदर्श और नैतिकता बहुत जरूरी है, देश को बचाए रखना है। दावा दिया जा रहा है, ये किसी से छुपा है क्या? अगर भाजपा परिवारवाद, वंशवाद की बात करे तो अभी के समय के लिए तो वो हास्यास्पद है। नहीं, अभी तो नीलम जी बीजेपी बात कर रही है, मैं मोदी का परिवार, और वो देन है लालू प्रसाद यादव जी की। माननीय कंचना यादव जी उसका जवाब देंगी।
भाई आप लोग बैठे बैठाए सामने वाले को ऐसा मुद्दा दे देते हैं जो उसको इनकैश कर लेता है। अब आपको ये मेरा इनकैश शब्द बहुत अच्छा लगेगा ऑपोजिशन वालों को, वो कह देंगे कि आपने हमारे मुंह की बात छीन ली, लेकिन मैं कहती हूं कि आप लोग ऐसा मुद्दा दे ही क्यों देते हैं कि सामने वाले को उसका लीवरेज मिल सके, उसका बेनिफिट मिल सके। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि 90% वो पार्टियां जिस पर मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद का आरोप लगाते थे, आज वो एनडीए का अलायंस है, पार्ट है। तो ये कंचना जी, आपको कंचना जी प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, परिवारवाद को डिफेंड करने का अधिकार नहीं है। आप आरजेडी से आती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, और आरजेडी में परिवारवाद कैसे है, सुनिए, ये आप इसको डिफेंड नहीं कर सकती क्योंकि सबको पता है कि आरजेडी में क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई इच्छा नहीं है सुनने की। आपको एक बात बता देते हैं, हाँ, बताइए। इलेक्शन जब तक वोटिंग होगी, लास्ट इलेक्शन वोटिंग होगी जिस दिन, उस दिन तक मोदी जी ऐसे ही घुमा फिरा के कुछ भी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि उनके पास मुद्दा बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। कल शक्ति पर बोल रहे थे, अरे भाई शक्ति, हम ईडी, सीबीआई, आरएसएस, इसको हम शक्ति कर रहे थे, वो दैवी शक्ति की बात करने लगे। मतलब हद। एक प्रधानमंत्री जो एक बात को दूसरे बात से घुमा, इसका मतलब प्रधानमंत्री के पास कोई स्कोर कार्ड नहीं है जिस पर वो राजनीति करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुमा घुमा कर इस जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश ठीक है, जनता मूर्ख है क्या धनंजय जी? धनंजय जी, जनता मूर्ख है क्या? 2014 फिर आपने 2019 का टारगेट दिया, पूरा किया, 2024 में आपने 400 पार का टारगेट दे दिया। जनता मूर्ख है क्या, या जनता जनार्दन है, तय करती है जो? पूर्णिमा जी, हम तो सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती, हम तो जनता के कदमों में सर झुका करके कोई बात करते हैं। लेकिन ये आरजेडी के संस्कार है, बहन जो कह रही है इससे कोई गलत बात नहीं कर रही है, लेकिन अगर शक्ति पर बहन इस तरह की बात करे तो मुझे दुख हो रहा है। तेजस्वी जी कहते तो मैं मान लेता क्योंकि बेचारा नौवां स्कूल गए ही नहीं है, स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल बेचारा नहीं गए, उनकी बात मान लेते, लेकिन बहन तो पढ़ी लिखी लगती है। और जब साफ साफ कहा गया राहुल गांधी ने, आपको देश की जनता ने चुना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मुद्दे बता देता हूँ। कुछ भरोसा तो आप बताइए कि हमने भरोसे लालू छाप बातें आप बंद कर दीजिए, लालू छाप बातें बंद कर दीजिए, तो मैं आपको देश के मुद्दे बता देता हूँ। छाप तो पीछे कमल छाप लगाकर बैठे हो ना, सुनो। कमल छाप तो देख ही रही ना, कमल से समृद्धि आती है बहन, कमल की कमान संभाले हुए नरेंद्र मोदी महान, आप देख रही है देश को किस ऊंचाई पर लेके जा रहे। भाषा का तो मर्यादा रखिए थोड़ा। लालू छाप क्या होता है? मोदी छाप बोला ना। खुद का जनता का मूर्ख कर रही है आप, जनता का मूर्ख कर रही है। अरे तो कोर्ट ने कहा कि चारा चोर है लालू यादव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वर्डिक्ट दिया है, कोर्ट ने आदेश दिया है लालू यादव को, कोर्ट ने आदेश में लिखवाया है कि लालू यादव ने ट्रेजरी से चोरी किया। चोर कहा है आपके नेता को, लालू यादव को चोर कहा है। ठीक है कंचना जी, धनंजय जी निजी नहीं होते, ठीक है, निजी बयानबाजी से बचेंगे थोड़ा उससे। धनंजय जी, हाँ, फैक्चुअल बात करेंगे। मैं फैक्चुअल बता देता हूं कि मुद्दे क्या हैं। 16,637 करोड़ की अर्थव्यवस्था आज 42 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनी है। इकोनॉमिक्स इनको समझ में नहीं आएगा, 9वां क्लास से आगे जाना पड़ता है उसके लिए। दूसरी बात, 11वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। 12 करोड़ घरों में टैप से वाटर पहुंचा है, 12 करोड़ घरों में किसान सम्मान निधि पहुंचती है, 4 करोड़ घरों में 4 करोड़ घर बनाए गए हैं। तो उसके लिए अर्थशास्त्र को समझने के लिए थोड़ा स्कूल से आगे कॉलेज में भी जाना पड़ता है। ठीक है धनंजय जी, इन सबसे बचेंगे, धनंजय जी इन सबसे बचेंगे, किसी के एजुकेशन पर कमेंट ना करें सर, प्लीज प्लीज, आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ। बताएं। पूर्णिमा जी, ये मेरे स्वभाव के विपरीत है, लेकिन मुझे जिस तरह की भाषा बहन बोल रही हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, जो बातें कह रही हैं, ठीक है आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, ठीक है आपकी संख्या शून्य है और शून्य ही रहेगी, पार्लियामेंट में आप शून्य है और आप आगे भी शून्य रहेंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है? आप जनता को मूर्ख कहेंगी? आप कुछ तो बात करिए, कुछ तो तरीके से बात करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, आप फिर वही कंचना जी, कितनी बार जनता को मूर्ख कहेंगे आप? यही जनता कुर्सी पर बैठाती है तो कुर्सी से खींचकर नीचे भी गिरा देती है, और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। और अभी मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा बरकरार होगी कुर्सी पर बैठने की, अभी उनकी महत्वाकांक्षा बरकरार होगी कुर्सी पर बैठने की, इसीलिए बार बार जनता को मूर्ख बताना बंद करिए, क्योंकि कुर्सी पर बैठाती है तो कुर्सी से खींचकर नीचे भी गिरा देती है। ऐसा नहीं होगा कि लालू यादव राबड़ी देवी को पास कर देंगे, फिर वो बैठ गई कुर्सी पर, फिर वो तय करेंगे कि तेजस्वी यादव को बैठाना है और नीतीश कुमार कहेंगे आइए बैठिए सरकार। ऐसा नहीं होता है ना, जनता का रोल होता है उसमें, तो जनता को मूर्ख बताना बंद करिए मैम प्लीज।
जनता को नहीं, वो यही नहीं, प्रधानमंत्री प्लस आप अरे बोल बनती रहे हैं नहीं कि है ना, देश के लेकिन लोग- कंचना जी वो बना रहे हैं, आप बना रही हैं, सारे पॉलिटिशियंस मिलकर बना रहे हैं, लेकिन बनती नहीं है ना कंचना जी, बनती नहीं है। जनता मूर्ख, उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या करना है। वरुण पुरोहित जी, आप बीच में कुछ इंटरवेन करना चाह रहे थे, अपनी बात का जवाब रखिएगा, फिर ज्योति जी आपके पास आऊंगी। पूर्णिमा जी, मैं कहना चाह रहा था पार्टी विद द डिफरेंस, मैंने कहा नहीं है, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इनकी ऐसी ऐसी हालत हो रही है। मुद्दे खूब है देश के अंदर, बेरोजगारी, निजीकरण, महंगाई खूब है, सबको पता है, जनता परेशान है, पर ये सड़कों पे जा नहीं पा रहे। इनकी समस्या क्या है, जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, और जो आज की बीजेपी उसको समझ नहीं पा रहे, उसका नेचर और प्रॉपर्टीज मैंने कहा वो नहीं समझ पा रहे। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, खाली नाम से चल रही, उसको चलाने वाला जो एक कैप्टन होते हैं, उसकी जो पूरा ग्रुप होता है वो है नहीं। इसलिए आप बीजेपी पे बार बार आरोप लगाओ, आप खुद तो सुधार करोगे, आप समझो नेचर और प्रॉपर्टीज आज की बीजेपी की, तो आप लड़ोगे। आप नहीं लड़ पाओगे तो अभी 15-20 दिन में पोलिंग शुरू हो जाएंगी, फिर आप फिर कहोगे यही बातें करते रहोगे। तो विपक्ष की जो राजनीतिक सूझबूझ है, पॉलिटिकल डेप्थ है, उसको उनको समझना होगा और तुरंत समझना होगा अगर फाइट करनी है इस चुनाव में। ज्योति जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? पॉलिटिकल डेप्थ पर मुद्दे हैं, ये मैं भी जानती हूं, ये आप भी जानते हैं, वरुण पुरोहित भी इसका जिक्र कर रहे हैं और खुद धनंजय जी भी जानते हैं, लेकिन वो मुद्दे आप लोग उस तरीके से उठा क्यों नहीं पा रहे? सुधार की तो गुंजाइश हमेशा होती है ना, कमियां हमेशा होती हैं, तो कमियों को सामने रखिए ना और सही तरीके से रखिए कि जनता का विश्वास बढ़े आपके अलायंस पर। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा जी, सही आपने फरमाया और आपने सही बात को रखा है। मुद्दे उठे हैं और मुद्दे राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर बस से और पैदल चलकर लोगों के बीच संवाद करके बताया भी है और उनके प्रॉब्लम्स को सुना भी है। और उन मुद्दों में युवा न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय की बात हुई है और उन बातों पर लोगों ने अपनी बात कही है और बहुत पुरजोर तरीके से बात हुई और पूरे देश में इसी की चर्चा है। इस भारत जोड़ो यात्रा चर्चा की बात कर और रहे इस न्याय यात्रा की जगह ज्योति जी, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी की, इसके अलावा आपके अलायंस की कोई बड़ी उपलब्धि है जिसके साथ आपने जनता के बीच जाने की कोशिश की हो? राहुल गांधी और उनकी ब्रांडिंग आप लोग करते हैं, हमेशा करिए, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा कोई बड़ी उपलब्धि है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा पाएंगे? अब देखिए पूर्णिमा जी, अगर सवाल किया है तो आप मुझसे जवाब भी लीजिए। आप जब मुद्दों की बात कह रही हैं तो मुद्दे तो यही है ना। जब आप महिला की बात करते हैं और प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि हम सिलेंडर इतना बांट दिए, जिसमें कि केवल आज के दिन में 58% एलपीजी ही यूज कर रहे हैं रूरल में और केवल 42% ग्रामीण तो कहीं नहीं पा रहे हैं। तो आप उस बात को समझेंगे ना, उस बात को तो समझेंगे। आप जब परिवार की बात करते हैं, अलायंस की जब बात करते हैं, किसके साथ हुआ? अपना दल कौन है? आप आरएलडी की बात हुई, वो कौन है? आप बताइए, इन बातों को आप ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? तो जब परिवारवाद की बात करती है तो दो तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आपको यह भी कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी परिवार वाले पार्टियों के साथ अलायंस की, ताकि अभी जो एक डिस्कशन चल रहा था डिबेट में कि जनता मूर्ख नहीं, जनता को भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की डेफिनेशन को अगर नरेंद्र मोदी क्लियर करते हैं और राहुल गांधी या सोनिया गांधी नहीं करती हैं तो ये मेरी समस्या नहीं हो सकती ना सर, ये मेरी समस्या नहीं हो सकती, ये आपकी समस्या हो सकती है। इसको क्लियर करिए, क्यों आप पर परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं? क्यों लगाती है बीजेपी खुलकर, और आप उनके ऊपर आरोप लगाते भी उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं? वरुण जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से, और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे सर। एक लाइन बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ज्योति जी, एक लाइन बोलने दीजिए। ज्योति जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब आप मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मुद्दे तो किसान है ना, महिलाएं है ना, मणिपुर की घटनाएं है ना, बनारस में जो लड़कियां के साथ उठाकर रेप हुआ उसका है ना, जो उत्तराखंड में जो भंडारी जो अंकिता भाई उसके वो मुद्दे है ना। तो उन मुद्दों को अभी तक बहुत पुरजोर उठाई है, किसानों का भी उठाई है, और महंगाई और बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इस बार वोटर 20 से 29 साल के 2 करोड़ वोटर है पूर्णिमा जी, 2 करोड़ वोटर है पूर्णिमा जी। है, लेकिन आज की पॉलिटिक्स में इन मुद्दों के इस बार
बोलिए इस सर। बार वोटर 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं 20 से 29 साल के। हाँ। अब बताएं उनके क्या मुद्दे होंगे? उनके मुद्दे तो बेरोजगारी है ना, उनके मुद्दे तो बेरोजगारी है। और जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, तरह के अग्निवीर से लेकर जिस तरह लाए हैं, तो राहुल गांधी ने उठाया, विपक्ष की सारी पार्टियों ने उठाया, इंडिया गठबंधन के हर नेता ने उठाया। ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन वरुण पुरोहित जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन तमाम मुद्दों के साथ साथ जिसका जिक्र अभी ज्योति जी कर रहे हैं या विपक्ष कर रहा है, ये सब मुद्दे हैं, मैं इस बात से अग्री करती हूं। इसमें कुछ 19-20 का फर्क रेशो में हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इन मुद्दों को यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन मुद्दों को CAA, इन मुद्दों को राम मंदिर निर्माण, इन मुद्दों को राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, ये तमाम मुद्दे, इन मुद्दों को क्या ओवरशैडो कर रहे हैं आज की पॉलिटिक्स में? पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात है, हर बार आकर के आपको समझना चाहिए, अरे भाई मीडिया ही तो मुद्दे उठा रहा है, सारा मीडिया नहीं होता तो मुद्दे कैसे उठते? पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठा रही है विपक्ष की। मैंने कहा ना, इनको पॉलिटिकल डेप्थ की अभी भी कमी नहीं आ रही। राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं भी मानता हूँ यात्रा बहुत शानदार है, पर आपका ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। अभी आप बिहार की बात करो, आपके पास पांच जिलों में भी नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, जो आप कह रहे हो ना मुद्दे ओवरशैडो, पूर्णिमा जी आपने बात, आपका संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो आप उसको ओवरशैडो दूसरी पार्टी करेगी। मुद्दे तो मीडिया उठाता है, जनता को पता ही है जनता की जो समस्या है। लेकिन ये जो विपक्ष है, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी है, ये एनजीओ की तरह तब्दील हो चुकी है। और एनजीओ भी काम तो करता है कहीं पर, ये कहीं सड़क पे काम करते दिखाई नहीं देते। अब इन्होंने इतने मुद्दे गिनाए, भाई आप 1500 लेके वहां पे धरना दिया क्या? कोई हड़तालें करी गया जैसे कांग्रेस करती थी पहले? आप धरना दीजिए, आप अनशन करिए, बैठिए। और आप जो राहुल गांधी की बात कर रहे हो, बहुत सज्जन आदमी है, बढ़िया आदमी है, सुन तो लो भाई बीच में, मैं नहीं बोला, आप सुनना नहीं चाहते थे, आप सुनना नहीं चाहते, ये तो प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के साथ। राहुल गांधी वोट कैचर नहीं है, आदमी बढ़िया है, पार्टी बहुत बढ़िया, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा करी, पार्टी को जिंदा किया, पर वोट कैचर आपके प्रियंका गांधी, उसको आप आगे नहीं लाते हो, ना राज्यसभा लाए ना लोकसभा लाए। आपको खुद को तो पॉलिटिकल डेप्थ की बात मैं कर रहा हूँ, सारे मीडिया कर एलिगेशन लगाते हो, दूसरे पे सुनते नहीं हो कोई बात को। नहीं, ठीक है वरुण जी मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन इसके साथ साथ ज्योति जी, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और पॉलिटिकल पंडित हैं जो इस बात का जिक्र करते हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, ये राहुल गांधी को तो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये संशय का विषय जरूर नजर आता है। अब क्योंकि मैं अंतिम के 4 मिनट में हूं इस चर्चा के, संदेश जी आपके साथ शुरू करते हैं और बाकी मेहमानों से एक एक प्रतिक्रिया 1-1 मिनट की 30-30 सेकंड की मैं लेती चलूंगी। संदेश जी, वरुण पुरोहित जी ने कह दिया कि कैसी लेगेसी, किस बात की लेगेसी की आप बात करते हैं? पॉलिटिक्स में वाकई में इस लेगेसी का कोई स्कोप बचता है या परफॉर्मेंस और आप कितने जिताऊ हैं, कितना बड़ा वोट बैंक आप अपने साथ लेकर चलेंगे, ये मैटर करता है? और आपको अभी भी उम्मीद है कि पशुपति पारस को किसी भी तरीके से मनाने की कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए, हमारे नेता एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि राजनीति जो है ना, साधु की जमात नहीं होती है। जब राजनीति अगर साधु की जमात नहीं होती है और जिस व्यक्ति का कैरियर 40 से 50 साल का राजनीति में हो, वो आम आदमी भी नहीं हो सकता, उसको घर से लेकर जड़ से लेकर सभी कुछ पता होता है। हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस जी लड़ेंगे, क्या लेगेसी होगी, कैसे होगी, आरजेडी के साथ जाएंगे, गठबंधन में नहीं जाएंगे, ये उनको तय करना है। हम हाजीपुर से लड़ेंगे, हमको अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने संगठन पर, अपने सबसे बड़े संगठन जो पारस जी चलाते दलित सेना, खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। हमारा चिराग पासवान से मतलब नहीं है ना। हम चाहे एनडीए से आज बाहर हैं इस समय। एनडीए अभी तक भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अभी मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूं। अगर आज वो आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो हम चिराग के सामने पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारी सिटिंग सीट है, हमसे बड़ी दावेदारी वहां किसी की नहीं बनती है। और हमारे जो दलित सेना का जो संगठन 40-50 साल से पारस जी चला रहे हैं, एक एक व्यक्ति के साथ वो निजी रूप से जुड़े हैं। जब बात मैदान में होगी, जब चाचा भतीजे सामने आएंगे, तो वो पूरी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार का छल हमारे साथ हुआ, किस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ, भाजपा के शीर्ष नेताओं ने किस प्रकार का धोखा दिया हमें। समय के साथ चलना है वो ठीक है, हाँ बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सेंटिमेंट। उनके नेता कौन है, उनके सिटिंग सांसद कौन है, सेंटिमेंट्स की राजनीति होगी कि किसके बिल्कुल होगी। देखिए, राजतंत्र में, लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। जब भाजपा ने इतना बड़ा प्लान कर दिया तो क्या हम उसकी सिंपैथी भी नहीं लेंगे अपने साथ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, हमारे नेता के साथ क्या हुआ? लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि दिल्ली पर कब्जा करना है, तेजस्वी कहते हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार जा चुके हैं। 2019 में 39 सीटें 40 में से बीजेपी प्लस जेडीयू, तेजस्वी यादव कर पाएंगे?
देखिए, कभी भी मैंने पहले भी कहा पूर्णिमा जी कि कभी बीजेपी की भी 2 सीटें थी, 2 सीटों से बीजेपी आगे बढ़ाई, देश की जनता ने चुना, लेकिन देश की जनता समझ गई है कि ये 10 साल में विफल रहे, मुद्दों की बात नहीं करते हैं। हमें 17 महीने बिहार में मिले काम करने के लिए, हमने रोजगार दिया, हमने युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, सबकी बात की, और उसको युवा, महिला, पूरी जनता बिहार के एक्सेप्ट कर रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार में हमें अच्छी खासी सीट मिलने वाली है। ठीक है नीलम मिश्रा जी, कोई कोशिश तो अब मान मनोबल की रह नहीं गई है सीता सोरेन को लेकर, लेकिन जो बचे हैं, जो नाराज है, उनको बचाने की कोशिश तो करेगी जेएमएम? देखिए, नाराजगी हर पार्टी में चलती है और चुनाव के समय में ऐसा हर पार्टी में देखा जाता है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इससे अगर पार्टी को नुकसान होगा तो ये गलत सोच है। किसी के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पार्टी अपनी विचारधारा तो सीता सोरेन के जाने से जेएमएम को कोई नुकसान नहीं है, ये एक लाइन में इससे लेकर चलती हूँ, वो अपनी चॉइसेस, ठीक है, वो अपनी चॉइसेस के साथ। धनंजय जी, एक अंतिम क्लोजिंग कमेंट आपसे लेते हुए, और बस इतना बताते जाइएगा सर, राज ठाकरे आ रहे हैं क्या बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में? धनंजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, राज ठाकरे आ रहे हैं क्या? पूर्णिमा जी, दिन और रात का भेद मिटाती भाजपा और उसके नायक नरेंद्र मोदी अहरनी सेवा में है। राष्ट्र के जिस तरह से विकास का कार्य कर रहे हैं, उन्नयन का कार्य कर रहे हैं, जो महायान चल रहा है, इसमें कोई भी अब संविधान में अपने आप को होम करना चाहता है, अपने हाथ तो राज ठाकरे को अगर आप ले लेते हैं साथ में, और हाइपोथेटिकल सवाल है सर, और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करूंगी, राज ठाकरे को साथ लेते हुए 2% वोट बैंक के लिए उत्तर भारतीयों की नाराजगी लेने के रिस्क में है बीजेपी? देखिए, हम लोग किसको ले रहे हैं किसको नहीं ले रहे हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां विस्मित होगी कि कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री, कोई ऐसा भी व्यक्ति, कोई ऐसा भी नेता, कोई ऐसा भी नायक आया था जिसने लगातार स्वयं को बाहरनी सेवा में आठों पहर खुद को मेहनत किया। क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सिर्फ व्यक्ति नहीं, भारत में सशक्त, सबल, समर्थ, सुस्फूर्त, सांस्कृतिक भारत के नवविहान के संकल्पित अभिव्यक्ति, विश्व में प्रेरणा के स्रोत है, राष्ट्रवादी मान की धड़कन है, तो भारत विरोधियों के लिए भय की सिरन है, और विरोधी पार्टियों को कुछ मिल ही नहीं रहा उनके खिलाफ। जिस तेजी से, जिस गति से, द्रुत गति से देश का विकास कर रहे हैं, आज हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी हैं।